नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने बीजेपी की सोच को दल से ऊपर देश बताया। उधर विपक्ष पर पीएम ने घोटाले करने का गंभीर आरोप लगा दिया। उधर सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। मोदी ने बार बार विपक्ष पर पलटवार किए और किसानों की दोगुनी आय, महंगाई और एमपी में हुए घोटालों पर चुप्पी साधने का आरोप विपक्ष अब मोदी पर लगा रहा है। कुल मिलाकर के यह कहा जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव जो कई राज्यों में होने हैं, उसके साथ ही पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती से 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। समान नागरिक संहिता, तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण और इसके अलावा करप्शन, ये तीन मुख्य बिंदु क्या अब दिशा बनने जा रहे हैं देश की सियासत की? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो पीएम मोदी ने आज भोपाल से करीब 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए दल से बड़ा देश है। दल से बड़ा देश उन्होंने कहा और एक नया नारा उन्होंने दिया कि तुष्टीकरण नहीं, हम संतुष्टीकरण की सियासत करते हैं। इसके अलावा पूरे विपक्ष पर उन्होंने 20 लाख करोड़ के घोटाले का गंभीर आरोप भी लगाया। सुनिए दोनों बयान। दल से बड़ा देश है। जहां दल से बड़ा देश हो, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से बात करने के का मेरे लिए भी एक मंगल अवसर है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। और आपने सुना कि किस तरह पीएम मोदी ने एक साथ एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश की। उधर अब आपको वो तीन बयान सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा, ओवैसी किस तरह से उस पर पलटवार कर रहे हैं और कांग्रेस का क्या कहना है इस पूरे बयान को लेकर। ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? सीसी की आप बात करते हैं, भाई कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? मिताक्षरा होगा, दया भागा होगा? बोलो प्रधानमंत्री, आप बताइए कौन सा होगा? तो मकसद एक ही है कि भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को, भारत के प्रधानमंत्री को एलर्जी है प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी से, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का हवाला दे रहे। आप मेरे को पाकिस्तान के प्रिज्म से कब तक कहेंगे नरेंद्र मोदी साहब? आपको अपना ये जो सॉफ्टवेयर है ना आप लोगों का थिंकिंग का, उसको चेंज करना पड़ेगा। ना 2 करोड़ रोजगार हुआ, ना 15 लाख आए। विकसित देश बनाते बनाते भारत में सबसे ज्यादा गरीबी है। भारत में आज आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। तो प्रधानमंत्री का ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये पुरानी हो चुकी है। अब इस बीन को बजाना उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। 10 साल बाद जनता ये जानना चाहती है कि जिन जुमलों को कहकर आप आए थे उस पर कितने कारगर उतरे, और उस पर मोदी जी का स्कोर नील बटा सन्नाटा है। वहीं मध्य प्रदेश में इसे लेकर किस तरह से बयान आए हैं, कांग्रेस इसे कैसे देख रही है, यह भी जान लेते हैं।
अब उनके पास कोई काम नहीं बचा देश के लिए, बेरोजगारी के लिए, किसानों की समस्या निदान के लिए। महंगाई कम नहीं कर रहे और कह रहे पूरे विश्व में महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई है, और कहते हैं तुष्टीकरण की रीत कांग्रेस कर रही है, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से, हिंदू मुस्लिम की आप बार बार बात करते हो, जगह जगह आप कहीं राम मंदिर, कहीं महाकाल, कहीं कुछ करते हो, इस प्रकार का सांप्रदायिकता भड़काने का काम करते हो। क्या भड़का रही है? हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात तो नहीं कर रहे, हम किसी एक रिलीजियस की बात नहीं कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं जो फ्रीडम फाइटर्स की लड़ाई के बाद इस देश का एक मूल ढांचा बना, जिसमें एक संविधान बना, जिसमें सब ने सहमति दी। उस संविधान को बदलने की पहले ये गिनाई जाए कि इसको बदलने से फायदा क्या है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। तुष्टीकरण से लेकर के तमाम करप्शन तक के आरोपों पर सवाल। तुष्टीकरण पर संतुष्टीकरण का वार, पीएम मोदी ने किया विपक्ष पर बड़ा प्रहार। समान नागरिक संहिता पर विपक्ष ने घेरा, मुस्लिमों को समझना होगा कौन रहा है भड़का। मोदी ने दल से बड़ा देश का दिया नारा, बोले विपक्ष ने मिलकर किया 20 लाख करोड़ का घोटाला। मोदी ने एमपी से सेट किया चुनावी एजेंडा, करप्शन, तुष्टीकरण, यूसीसी का कितना मिलेगा फायदा। क्या ये चुनावी एजेंडा जो सेट किया जा रहा है इसका फायदा मिलेगा? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हैं। आइए एक एक करके आपका तारुफ करा देता हूं। आज बीजेपी से हमने आमंत्रित किया है बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री अजय विश्नोई साहब को। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ कांग्रेस से आज वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक आर.के. दोगने साहब जुड़े हुए हैं। आर.के. दोगने जी का भी मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज देशदीप सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो बताएंगे कि आज पीएम मोदी के इस जो भाषण है उसका मध्य प्रदेश के चुनाव पर, सियासत पर और देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। देशदीप सक्सेना जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ सुदेशना मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, नेता आम आदमी पार्टी, वरिष्ठ नेत्री। बहुत बहुत स्वागत है सुदेशना जी आपका भी। चलिए सबसे पहले मैं अजय विश्नोई जी आपके पास आता हूं। अजय जी, पीएम मोदी ने आज एक तरह से कहा जा रहा है कि पिच सेट कर दी है बीजेपी को, किन एजेंडा, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ना है 2023 विधानसभा और 24 के लिए भी माना जा रहा है कि उन्होंने यूसीसी का जो एक मुद्दा है उसे उछाल दिया है पब्लिक के बीच, उसके रिएक्शन देखने के लिए, उसका असर चेक करने के लिए। क्या यही मुद्दे होने जा रहे हैं? जहाँ तक देश मोदी जी को जानता है, वो मुद्दे उछालते नहीं हैं, वो संकल्प तय करते हैं, आगे की दिशा तय करते हैं। तो यूसीसी पर जो उन्होंने बयान दिया है उसको आप ये मान लीजिए कि इस पर निर्णय हो चुका है और देश जल्दी से इस यूसीसी को देखेगा। और लोग इसकी प्रतीक्षा वर्षों से नहीं, दशकों से कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी का ये वादा भी है अपने जन समर्थन करने वाले लोगों के साथ में कि इस देश में हम यूसीसी लेके आएंगे। जिनको विरोध करना है वो विरोध करेंगे, पर जब मोदी जी संकल्प ले लेते हैं तो आप तय मान लीजिए कि वो होके रहता है। विश्नोई साहब, लेकिन ये आरोप लगा रहा है विपक्ष की उन्होंने करप्शन पर कोई बात नहीं की। जो जिस तरह के आरोप मध्य प्रदेश में लग रहे हैं, खासतौर से आम आदमी पार्टी करेगी करप्शन पे, करप्शन ही पे तो आज का पूरा मामला, पूरा करप्शन पे ही तो मामला था। करप्शन की बात करी, घोटालों की बातचीत करी, जितने लोग घोटालों में लिप्त हैं, जितनों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वही सब पटना में एकजुट हुए थे फोटो निकालने के लिए। और उनका पूरा उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनका जो है वो यही इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे इस करप्शन, उनके करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे वो कैसे बच सके। करप्शन पर ही तो पूरी बातचीत कर रहे थे आज मोदी जी, करप्शन पर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, आपने पहले सवाल का जवाब दिया। अब मैं दोगने जी आपके पास आता हूं। दोगने जी, देखिए यूसीसी के साथ साथ करप्शन को लेकर बड़ा हमला किया है और इतने सालों से वो सियासत कर रहे हैं। पहली दफा भी उन्होंने टोटल सम नहीं लगाया था, जबकि 7 साल से केंद्र में वही है, लेकिन आप एक फिगर आउट किया उन्होंने और वो फिगर ये था 20 लाख करोड़ का घोटाला। ये जो पटना में सारे विपक्षी मिले थे, इन सब ने मिलकर किया। उन्होंने बाकायदा आंकड़े गिनाए, इतने लाख करोड़ का ये घोटाला, इतने 1000 करोड़ का ये घोटाला, इतने 100 करोड़ का ये घोटाला। कैसे देखते हैं आप आज के पीएम मोदी के इस भाषण को? देखिए, ये इसमें स्पष्ट है पुनीत जी कि वो खुद अपना घोटाला बता रहे, ऐसा लग रहा है। 9 साल से सरकार में वो खुद बैठे हुए हैं और घोटाले की बात कर रहे हैं। आप सरकार में बैठे थे तो घोटाले हुए तो कार्रवाइयां क्यों नहीं की अभी तक? आपने क्यों चुपचाप बैठे रहे? चुनाव आ गए तो चुनाव के पहले आप घोटाले बताने लग गए।
ये कौन सी बात है? आपको विकास की बात करना चाहिए, आपको 9 साल में आपने क्या किया उसको बताना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल किया आपको वो बताना चाहिए, आपने विकास किसानों के लिए क्या किया वो बात करना चाहिए, बेरोजगारों के लिए क्या किया वो बात करना चाहिए। आपने 15 लाख खाते में आने की बात की थी, वो आए क्या? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, वो आए क्या? वो बात करना चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी वो बात तो कर ही नहीं रहे, घोटालों की बात कर रहे हैं, जो पुरानी सरकारें थी उसकी बात कर रहे हैं। अगर बात कर रहे तो आप 9 साल से क्या कर रहे थे? आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास सब कुछ तो है, आपको जांच कराना चाहिए ना, आपको कार्रवाई करना चाहिए ना। कौन ने रोका था आपको 9 साल तक के लिए? पर आप झूठे आरोप लगा रहे हो, झूठ बोलने की सीधी सीधी आदत है भाजपा की। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधान है वो, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए उनके लिए, पर मजबूरी बस जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए हमको करना पड़ रहा है। देश में झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा, जनता समझ चुकी है। आने वाला मध्य प्रदेश में 23 और देश में 24 कांग्रेस आ रही है और भाजपा को हटा रहे हैं, सभी दल संगठित हो रहे हैं, तो उससे घबरा कर इस तरह के बयान दे रहे हैं और लोगों को चमकाने धमकाने की बात कर रहे हैं। ये चमकाने धमकाने वाली बात है भाई, आरोप है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप करो ना कार्रवाई। किसने रोका था आपको अभी तक? आपको ठीक है, मैं आता हूं सुदेशना जी आपके पास। सुदेशना जी, क्या आप कैसे आंकते हैं पीएम मोदी के इस भाषण को? और उन्होंने कहा है कि विपक्षी सब एकजुट, क्योंकि पटना तो केजरीवाल साहब भी गए थे और आपको भी उन्होंने उस 20 लाख करोड़ के घोटाले में कुछ शेयर दे दिया है, क्या कहेंगे आप? घोटालों की सरकार तो बीजेपी है, सबको पता है, ये पूरी जनता ये चीज़ जान गई है। आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में आप देखिए तो घोटालों के हमारे सबसे बड़ा नाम अगर घोटालों में सबसे सामने आता है तो शिवराज सिंह चौहान का आता है, जिन्होंने घोटालों पे घोटाले लगातार किए हैं। और हम विपक्ष के साथ एकत्रित हुए हैं हमारे अध्यादेश के लिए, उनसे समर्थन मांगने के लिए, ना कि हम विपक्ष के साथ मिल गए हैं गठबंधन करके लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसा कोई भी हमारे सामने अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि आम आदमी पार्टी महागठबंधन कर रही है किसी के साथ। हम सिर्फ अध्यादेश के खिलाफ सारे विपक्ष पार्टियों से मिलकर के ये बात कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, दिल्ली की चुनी गई सरकार को मौका नहीं मिल रहा है अपने नियम कानून लागू करने के। दूसरी बात अगर मैं देखूं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की अगर नीयत होती तो केंद्र में इनकी सरकार है, पूरे देश में कर दें। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है और संविधान भी यही कहता है कि इसे लागू कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने समिति पे समिति बनाई है, गठन किया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। गुजरात में समिति बनी है, चुनाव के बाद घर चली जाएगी। उसके बाद उत्तराखंड में समिति बनी, वो भी चुनाव के बाद आप देखें क्या हुआ उसके साथ, वो समिति निरस्त कर दी गई। ऐसे ही ये जितने भी जुमलेबाजी की, क्योंकि इनके पास तर्क नहीं है। हम सवाल पूछ रहे हैं आज महंगाई पे, इन पे जवाब नहीं है। हम पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार पे, इन पे जवाब नहीं है। हम पूछ रहे हैं बेरोजगारी पे, इन पे बिल्कुल जवाब नहीं है। तो ले दे के मुद्दों से भटकाने के लिए इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी एक बात उछाल दी है। ठीक है, तो मैं आता हूं अब देशदीप जी आपके पास, और मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा कि जरा तस्वीरें भी मोदी जी की दिखाएं आज किस तरह से उन्होंने संबोधन किया है। और देशदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूं आज पीएम मोदी का ये जो पूरा दौरा था, इसमें देखिए दो चीजें थी। एक तरफ तो मध्य प्रदेश से वंदे भारत की सौगात, और दूसरी तरफ 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट वर्चुअली संबोधित करना, जो माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम देश का संगठन के तौर पर कहा जा रहा है इसे। आप इसे कैसे देखते हैं? और आज जो उन्होंने यहां से एजेंडा सेट करने की कोशिश की है, आपको लगता है ये सही दिशा है? देखिए, मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला कि बीजेपी की सही दिशा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश में आके, भोपाल में आके एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगले साल जो होना है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जो जिस तरीके से उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज़ पे एक टैग लगाया है कि ये इतने लाख करोड़ के घोटाले में ये सब लोग शामिल हैं, वो दो बड़े मुद्दे हो सकते हैं। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि बीजेपी कितनी अलर्ट है। बीजेपी को लग रहा है कि जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो सब मिल रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत उन पे एक अटैक करना शुरू किया है। अगर हम बीजेपी के खुद के नेताओं की बात करें, हालांकि वो अब बीजेपी के उतने प्रिय नहीं हैं, सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने भी 2-3 दिन पहले ही बोला था, वो जो पटना में मीटिंग थी उसके तुरंत बाद, कि बीजेपी में खलबली मची हुई है जिस तरीके से ऑपोजिशन के लीडर्स एक मंच पे आए हैं। तो बीजेपी ने इस जो उनकी जो यूनिटी के जो एफर्ट्स हैं उसको लेके
तुरंत प्रभाव से उन्होंने अटैक किया है ऑपोजिशन पे फिलहाल। लेकिन एक बड़ी अचरज की बात है, उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में कोई बात नहीं करी। इस पूरे जो आज का जो बीजेपी की मीटिंग थी, हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव हाल ही में 2-3 महीने बाद होने हैं, अक्टूबर नवंबर में, लेकिन स्टेट इलेक्शन के बारे में, स्टेट बीजेपी के बारे में, स्टेट नेताओं के बारे में या यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में किसी तरह का कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आया। हाँ। और पूरा का पूरा जो जैसा आपने बोला कि ऐसा लगता है कि नेशनल एजेंडा सेट करने के लिए भोपाल को चुना गया था। यहाँ के चुनाव के बारे में कोई बात नहीं की, यहाँ के नेताओं का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। हालांकि एक बात मोदी जी कैसे गफलत कर गए समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने पेट्रोल के बारे में बताया कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पेट्रोल सस्ता है, जबकि फैक्ट ये भी है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहाँ पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये बात निश्चित है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो ऑपोजिशन के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया है वो 2 बड़े मुद्दे होने वाले हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में। चलिए ठीक है, आपने जो पॉइंट उठाया उसी को लेकर मैं विश्नोई जी के पास आता हूं। विश्नोई जी, मध्य प्रदेश में आए थे, यहां पर चुनाव था, लेकिन बात पूरी केंद्रीय मुद्दों की वो करके चले गए। पेट्रोल की बात की और कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कम टैक्स है, जबकि मध्य प्रदेश में ज्यादा ये कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के नेताओं को बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात जरूर है कि संगठन की तारीफ उन्होंने की और यह कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन, अगर देश में और पूरी दुनिया में आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी है तो उसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन का बड़ा योगदान है। लेकिन सरकार को लेकर इतने बड़े आयोजन में कोई बहुत सीधा उसकी तारीफ उन्होंने नहीं की और नेताओं को श्रेय नहीं दिया। कैसे देखते हैं आप, ये कहा जा रहा है? आज का जो आयोजन था जी, वो कोई मध्य प्रदेश के लिए नहीं था, देशव्यापी आयोजन था। देश भर के लोगों को, इसमें 10 लाख लोगों को बूथ वर्कर को जोड़ा हुआ था जी। उनको जो संदेश देना था वो 10 लाख बूथ वर्कर को देना था, 2024 के चुनाव के लिए देना था। पूरे हिंदुस्तान में 2024 का चुनाव हम कैसे जीतेंगे और बूथ पे आपको क्या क्या करना है उसका संदेश देने का था। ये कोई मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर नहीं आए हुए थे, इसलिए उन्होंने देशव्यापी सोच को उसके सामने रखा था और देशव्यापी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो सही तरीके से सब चीज़ों को बता रहे थे। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझने में कहीं गलतफहमी हो रही है कि चूंकि मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा था इसलिए सिर्फ मध्य प्रदेश की चर्चा होना थी, या मध्य प्रदेश की चर्चा तो होना ही थी। जब देशव्यापी चर्चा हो रही है तो देशव्यापी स्तर के व्यक्ति ने देशव्यापी चर्चाओं को उसमें किया है। मैं बहन जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आप पार्टी की तरफ से जो अभी अपना वक्तव्य दे रही थी, उन्होंने एक बात तो बहुत स्पष्ट कर दी है कि उनका अपोजिशन के जो सामंजस्य है या एकजुटता है उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब तो सिर्फ उनके मतलब तक है कि भैया हमको बचा दो, हमारे उस एजेंडा के खिलाफ में आप वोट डाल दो, चुनाव के समय देखी जाएगी हम तुम्हारे साथ होंगे कि नहीं, तुम हमारे साथ होगे कि नहीं। विपक्षी एकता में कितनी बड़ी दरार है ये तो हमको सामने इस तरीके से दिख रही है। जहां तक सवाल भ्रष्टाचार का है, हमारे दोगने जी अभी जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, अरे घोटाले गिनाना है गिनाओ ना, आपके पास हो तो गिनाइए, आपको किसने मना किया है? हमारे पास आंकड़े हैं, आपके घोटालों को जनता की जानकारी में है, प्रेस में छपा है, मीडिया में छपा है, सबसे बातचीत है। आप कहते कार्रवाई क्यों नहीं करी? अरे कार्रवाई करते हैं तो आप कहते ईडी का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, कार्रवाई क्यों कर रहे हो? और कार्रवाई नहीं, अब आज की तारीख में गिनाने लग गए तो कह लगे कि गिना रहे हो, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हो रही है कार्रवाई और गारंटी दी है मोदी जी ने, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक भी बेईमान नहीं बचेगा, एक भी घोटालेबाज नहीं बचेगा। जेल का शिक्षा सामने नजर आ रहा है और इसीलिए आप जो है सब मिलके हाय 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 चिल्ला रहे हो। सच्चाई को सामने फेस करिए, आप घोटालों का जवाब आपको देना है, घोटालों को आपको फेस करना है, उनकी जांच को आपको फेस करना है। यदि हमने कोई घोटाला किया है, हमारी पार्टी ने कोई घोटाला किया है तो सिर्फ कह देने से थोड़ी हो जाएगा घोटाला किया। जैसे हमने गिनाया कि 2G का घोटाला, हमने जैसे गिनाया कोयले का घोटाला, आप भी गिनाइए। हमारा कोई घोटाला हुआ है तो आपको गिनाने से रोका किसना है? सबके लिए मैदान खुला हुआ है। ठीक है सर, मैं आता हूं दोगने जी आपके पास। दोगने जी, यहां पर सवाल यह उठता है कि कांग्रेस को लेकर के जिस तरह से यूसीसी को लेकर के उन्होंने घेरा और कहा तुष्टीकरण की सियासत करने वाली पार्टियां, उन्होंने तुष्टीकरण पर बहुत ज्यादा जोर दिया और बार बार तुष्टीकरण, एक ही सांस में उन्होंने 3 बार तुष्टीकरण शब्द कहा और कहा कि हम तुष्टीकरण 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 नहीं, संतुष्टीकरण 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 चाहते हैं। तो ये कांग्रेस को घेरने की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, इसकी काट क्या होगी? देखिए पुनीत जी, तुष्टीकरण की ये बात कर रहे हो जबकि ये खुद करते हैं, सांप्रदायिकता ये फैलाते हैं, सांप्रदायिक दंगे इन्होंने कराए।
और आप बताओ गोधरा कांड कौन सा वो था? आप बताइए, आप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के टाइम में गोधरा कांड हुआ, तब क्या हुआ था? तब आपने क्या किया था? पर वो बात नहीं करेंगे, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे। तो मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि आप विकास की बात करें, जनता के हित की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, तो समझ में आता है। एक देश के प्रधान हो, आप प्रधानमंत्री हो, आपको दल से भी हट के बात करना चाहिए, आपको दल से हट के काम करना चाहिए। पर आप आज भी दलीय उसमें घुसे हुए हो, ना भाजपा के एजेंडे पे चल रहा हो। दोगने जी माफी के साथ रोकूंगा। दोगने जी माफी के साथ इसलिए रोक रहा हूं, आज वो अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। आज दल की बैठक, ये संगठन का ही कार्यक्रम था, क्या करते? तो वो पार्टी के लेवल की, पार्टी की नीतियों की बात ही करेंगे। आज सरकारी कार्यक्रम नहीं था, सरकारी कार्यक्रम वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाना था, और यहां आज वो पार्टी के कार्यक्रम में शामिल थे। जी आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो अपने कार्यकर्ताओं को भी विकास की बात बताए ना। वो विकास का, आपने जो कुछ किया हो तो विकास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आप विकास की बात क्यों नहीं बता रहे हैं? आपको विकास की बात बताना चाहिए। आपने क्या किया मध्य प्रदेश में? 20 साल हो गए सरकार को भाजपा की, आपको 9 साल हो गए वहां केंद्र में बैठे हुए। आपने क्या किया? वही जनता के बीच में लेके जाएगा कार्यकर्ता, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। आप ये गलत नीतियों से या गलत तरीके से या आज के भाषण को फिर से सुन लीजिए। आज विकास की कितनी बातें कही है मोदी जी ने, आपने नहीं सुनी तो मैं सुना दूंगा। उनसे इस तरह के वहां जी कार्यकर्ताओं को इस तरह से ले जाकर वहां पब्लिक जनता में जाके वो भड़काएंगे, लोगों को घुमाएंगे, सांप्रदायिकता फैलाएंगे, धर्म के नाम से लड़ाई कराएंगे। ये ठीक है क्या? ये देश के प्रधानमंत्री को भाषा बोलना चाहिए क्या? ये ठीक है। कांग्रेस के तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो देश को चलाया, देश का विकास भी किया, और आज तक देश जो विकास किया वो कांग्रेस ने किया है, भाजपा ने नहीं किया। 9 साल की आप अपनी उपलब्धि बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं वापस आता हूं सुदेशना आपके पास। सुदेशना, मुझे यह बताइए, बीजेपी और कांग्रेस अपनी रणनीति को लेकर, अपनी तैयारियों को लेकर बहुत स्पष्ट है, और उनका जो बड़े स्तर पर, जो मास लेवल पर कार्यक्रम हो रहे हैं, आप देखिए 10 लाख लोगों को तो एक साथ संबोधित कर दिया उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने। जब प्रियंका आई थी तब भी एक बड़ा आयोजन हुआ था, और अब अगले दौरे जो होंगे वो और बड़े होंगे। ऐसे में कैसे इतनी बड़ी जनसभाओं को, इसको कैसे आप लोग इसकी तैयारी करेंगे? क्या ऐसे बड़े लेवल पर कार्यक्रम करेंगे, या जो आपकी स्ट्रेटेजी है छोटे छोटे स्तर पर कार्यक्रम करना और प्रचार प्रसार करना अपनी विचारधारा के, वही करेंगे? क्योंकि हम आम आदमी पार्टी से हैं, और हमारे मैनिफेस्टो में इतने बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम जो पूरे प्रदेश को बंद कर दें एक दिन के लिए, पूरी स्कूलों की छुट्टियां करवा दे, ऐसे कार्यक्रम तो लिस्टेड नहीं है। लेकिन हाल ही में 1 जुलाई को 2 लाख लोगों की महासभा, महारैली हो रही है ग्वालियर में, और लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से लोग त्रस्त आ चुके हैं। इन्होंने घोटाले बोला कि घोटाले गिनवाइए। हम नहीं, न्यूज चैनल पे लोग डेली गिनवाते थे, गिनवाते रहे, लेकिन उन घोटालों से कुछ बाहर निकल के आए नहीं, क्योंकि सत्ता इनके पास है। और जितने भी सीबीआई, ईडी के केसेस लगते हैं, वो जब तक केस लगे रहते हैं, वो अगर कांग्रेस में जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करेगा उसके सारे केस ही रद्द हो जाते हैं जी। तो ये बीजेपी के जो गुंडागर्दी की सरकार है, इससे लोग अब कहीं ना कहीं इस रणनीति को समझ गए हैं कि 50% बच्चे जहां फेल हो जा रहे हैं, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होंगी उनको शिक्षा के लिए कोई तो विकल्प मिले। तो आम आदमी पार्टी अच्छी शिक्षा के लिए एक विकल्प है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक विकल्प है, ठीक है। और हमारी पार्टी में ये छोटे छोटे कार्यक्रम करके लोगों के बीच जा करके लोगों के मुद्दों को उठा करके काम किया जाता है, ना कि हवाबाजी की जाती है। और घोटालों के लिए हम घोटालों को कभी समर्थन नहीं देंगे, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को। ये अभी कह रहे थे कि हम अपने काम के लिए, बिल्कुल हम अपने अध्यादेश के लिए समर्थन मांग रहे हैं, और हर पार्टी अपने लिए काम करती है। मुझे तो नहीं लगता, और पार्टी के विधायक भी अपने लिए काम कर रहे हैं जितने हैं बीजेपी और कांग्रेस के। ठीक है सुदेशना, मैं वापस आता हूं। देशदीप जी, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल करूंगा, क्योंकि जब ये भाषण में सुन रहा था पीएम मोदी का, तो तुष्टीकरण को बात करते करते वो बार बार जोर दे रहे थे अपने कार्यकर्ताओं पे कि हमें तुष्टीकरण हमें नहीं करना है। तो क्या एक मैसेज देने की कोशिश है कि अब एंटी मुस्लिम जो छवि हमारी बन रही है, थोड़ा सा उसको लेकर के वो सॉफ्ट हो जाए? वो बार बार कह रहे हैं कि उन योजनाओं को प्रचार प्रसार करो, लोगों के घर जाओ, मुस्लिम भाइयों को भी साथ लो, पसमानदा मुस्लिमों का उन्होंने जिक्र किया। तो क्या यहां पर एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश माइनॉरिटीज के बीच, एक ये मैसेज भी कन्वे किया गया आज पीएम मोदी की तरफ से?
बिल्कुल, उनके भाषण से तो ऐसा लगा कि उनका ये प्रयास है, उनका ये एफर्ट है, लेकिन जो बीजेपी और आरएसएस कंबाइंड जो है, जिसको हम सैफरन ब्रिगेड भी बोलते हैं, शायद मीडिया ने ये नाम दिया है, ये कई तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो मोदी जी जो बोलते हैं वो उससे ऐसा लगा कि मुसलमानों को साधने की कोशिश की जा रही है और उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जा रही है। वर्कर्स से बोला जा रहा है कि ऐसी इमेज बनाई है तो इससे लगे कि हम लोग एंटी मुस्लिम्स नहीं हैं। लेकिन जो बीजेपी के कुछ नेता और होते हैं या अलग अलग तरह की जो उनके विंग्स हैं, जिसको सैफरन ब्रिगेड कहा जाता है, वो फिर इस तरह की बातें करती है जो ऐसा लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ जा रही हैं, मुसलमानों को लगता है उनके खिलाफ जा रही हैं। और फिर हम ओवैसी जी का बयान भी देखते हैं। आज भी ओवैसी जी ने जो बयान दिया है वो काफ़ी तल्ख है, जो सिविल कोड को लेके है। तो कोशिश तो यही है मोदी जी को कि उनकी छवि ऐसी बनी रहे जी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए, इसमें एक बैकड्रॉप में और देना चाहूँगा कि अमेरिका में जो अभी इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से ओबामा जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने जो बोला, उसके बाद फिर बीजेपी का जो रिएक्शन आया और उसके इमीडिएटली बाद मोदी जी ने ये अपने वर्कर्स से बात करी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोदी जी अपनी इमेज, खासतौर से नेशनल इंटरनेशनल इमेज ऐसी बनाना चाहते हैं कि वो निश्चित रूप से एंटी मुस्लिम्स नहीं हैं, एंटी मुस्लिम नहीं हैं। लेकिन अगेन वही होता है कि वो कई तरीके से ये पार्टी ऑपरेट करती है और अपने उनके बहुत सारे जो स्टेटा हैं सोसाइटी के, हिंदू हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, तो उन सबके लिए बात करते हैं। और लेकिन मोदी जी कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी छवि एंटी मुस्लिम ना बने। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पीएम मोदी ने आज यहां से सियासी एजेंडा सेट किया है और अब देखते हैं कि बीजेपी को यह कितना फायदा पहुंचाएगा। तुष्टीकरण की बात हो, संतुष्टीकरण की बात हो या समान नागरिक संहिता, ये सारे मुद्दे कहे जा रहे हैं कि केंद्र के हैं। मध्य प्रदेश की सियासत के लिए पीएम मोदी ने कौन सी राह दिखाई है, यह जानने के लिए, जैसा कि विष्णु जी कह रहे थे कि अभी ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, 1 जुलाई को वो पहुंचेंगे शहडोल और शायद वहां से दिशा और मिलेगी और फिर देखते हैं कि मध्य प्रदेश की बिसात में किस तरह की चौसर वो बिछाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय विश्नोई साहब, आर के दोगने जी, देशदीप सक्सेना जी और सुदेशना मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चारों मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।